जो बेटा लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे, अपन ने क्या पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा था बेटा ArSN1 रिएक्शन पढ़ा था, और ArSN1 किसकी थी बेटा, डाइजोनियम की थी। और आपने उसमें सीखा था कि डाइजोनियम में से N2 हटाओ और न्यूक्लियोफाइल को आने दो। बस दो रिएक्शन रेडॉक्स हैं, कौन सी है बेटा, एल्कोहल डालिए, H3PO2 डाल दो, उससे बेंजीन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? आज अपन पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? कपलिंग रिएक्शन ArSN1 को तो फॉलो नहीं करती, लेकिन जो कपलिंग रिएक्शन है वो डाइजोनियम की है। तो अभी हमने डाइजोनियम पढ़ा तो साथ ही सल्टा देते हैं। ArSN1 कुछ नहीं है इसमें। तो जो कपलिंग रिएक्शन होती किसकी है बेटा, तो कपलिंग रिएक्शन के लिए क्या होता है, हाईली एक्टिवेटेड, क्या होना चाहिए बेटा, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप रिएक्ट विद डाइजोनियम आइन। किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, डाइजोनियम आइन के साथ, एंड फॉर्म कलरफुल डाई। कैसी डाई बनाते हैं बेटा, कलरफुल डाई बनाते हैं। अब कलरफुल डाई का मतलब क्या होता है बेटा, जो कोई आपने सुनते हो ना डाई करने वाली बालू वाली, उसी बेस पे डाई का मतलब क्या, जिसमें कलर देता है, जो चीज कलर देती है उसको क्या बोलते हैं, डाई। आगे बात समझ में। अब हाईली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसके होते हैं, आपको पता, हाई बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेटेड कौन करता है बेटा, OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप करता है, OH या NH2, यही करते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। तो कपलिंग रिएक्शन सिर्फ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स की, सबकी नहीं है। आगे बात समझ में। अब होता कैसे, देखो ध्यान से, ये अपने पास है डाइजोनियम आयन, क्या है बेटा, और ये अपने पास है फिनोल, क्या है बेटा, इसमें NH2 लिखा है, NH2 के बाद में बताएं क्या है। ये अपने पास फिनोल है, इसमें कोई अपने एसिड बेस कुछ नहीं डाल रखा। मुझे पता है डाइजोनियम में इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, चाहे ओवरवेलेंसी का ही हो, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई इस पे नाइट्रोजन पे अटैक कर सकता है क्या, कि सर नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों, कि सर इसके पहले 4 बॉन्ड बने तो 5वां बॉन्ड तो बनाने से, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं है कि पॉजिटिव चार्ज खत्म होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और इससे लेगा तो क्या, इस नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो भुखमरी का होगा। तो एक तरह से क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल दिखा नहीं कि ये बेंजीन तैयार बैठा है। अब की बार देखो बेटा, बेंजीन में OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप का लगता है +M और -I। O माइनस थोड़ी है टिमान कॉल की तरह। अब इसका अगर +M लगता है, तो +M में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, तो ऑर्थो पैरा पे जाएंगे, और -I की वजह से मेजर कौन होगा, पैरा। तो देखो किस तरह से जाते हैं, ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, उसी वक्त ये इलेक्ट्रॉन खा लेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन खाया तो इसका नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है खत्म, और अब इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो उस पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है बेटा, वापिस से क्या होगा, H+ रिमूव होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है तो कोई तो जाएगा, तो यहाँ से H+ रिलीज करेगा, तो H+ दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और ऑक्सीजन के पास वापस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन वापस क्या हो गया, न्यूट्रल। तो देखो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई ना, मैकेनिज्म को छोड़ो सीधा ही, कि H हटाओ, सीधा ही जोड़ दो पैरा पे लाके। N ट्रिपल बॉन्ड N का क्या जोड़े, N डबल बॉन्ड N, क्योंकि बॉन्ड पहले टूटेगा तभी तो यहाँ अटैक होगा। आगे बात समझ में। सेम रिएक्शन अगर आप OH की जगह क्या यूज कर लो, NH2, तो अपन ने बार बार नहीं लिखी, बार बार है। अब ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं, ये कलर देता है, क्या देता है, दो तरह के कलर है, एक ऑरेंज और एक, अब याद करना बहुत आसान है, फिनोल में OH होता है तो O से ऑरेंज, तो दूसरे वाले का अपने आप येलो। दो देते हैं येलो और ऑरेंज, तो फिनोल में O से ऑरेंज और बाकी का येलो। पूछ लेता है कलर कि फिनोल वाले केस में कौन सा कलर होगा, ऑरेंज, दूसरे वाले में येलो। आगे बात सुने। नेक्स्ट मैंने कंडीशन फॉर बेटर कपलिंग, कि कपलिंग रिएक्शन ज्यादा अच्छी कब होगी, तो आपने एक चीज देखी होगी कि ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये क्या बनता है, और ये क्या बनता है, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा क्या, ये उतना ही अटैक करेगा भाई, इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ये उतना ही क्या करेगा, कहेगा इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी क्या है, कि अगर हमें बात करें कि कंडीशन फॉर बेटर कपलिंग के लिए, तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी, जो आपके पास डाइजोनियम है, इस डाइजोनियम पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब होगी, जब विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लगाओ। आगे बात समझ में। इसी तरह मैं अगर इनकी बात करूं, तो यहाँ पे इसको तो इलेक्ट्रॉन देने ही बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, रिच होना चाहिए, तो इस पे क्या लगे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, हमें पूछा रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, इन चारों में कपलिंग रिएक्शन बताओ। तो पहले आपको तय करना है कि डाइजोनियम है कि कौन सा है, तो आपने कहा ये तो चारों डाइजोनियम है, क्या है। अब इनमें से का कौन सा अच्छा देगा, अगर ये होता तो अपन इनके हिसाब से देखते,
क्लियर, अपने को तो डाइजोनियम दिया है, मैंने कहा इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम, क्यों, क्योंकि इन पे अटैक करना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अटैक करेगा। तो मैंने NO2 को पूछा तेरा क्या लगता है, -m, इसका 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 कुछ नहीं। तो इसने कहा कि मुझसे अच्छा कोई हो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करूंगा। इसको पूछा तो कहा तो खत्म निकला रे, बहुत ज्यादा प्लस दे रहा है। हमने कहा तू भी खत्म है। हम इसने कहा मैं कहीं पे न्यूट्रल हूं। मैंने कहा ठीक है तू आगे आ जा। तो 1 वाले पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर 4 वाले पे। अब ये दोनों बच्चे, ये दोनों डोनेट करते हैं, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज कम होगा, हमें क्या चाहिए, ज्यादा। मैंने कहा तुम दोनों खत्म हो। इसने कहा मैं कम खत्म हूं। मैंने कहा क्यों, क्योंकि मेरा प्लस H है। क्या है बेटा, इससे तो कम ही दे रहा हूं। मैंने कहा तो ठीक, तो खत्म। आगे बात सुन में, नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, कपलिंग रिएक्शन फॉर डिफरेंट पीएच। अगर मैं पीएच बदलूं तो कपलिंग रिएक्शन कैसे वेरिएशन दिखाती है। तो देखो बड़ा ध्यान से कि अपने पास ये एनिलीन है, पहले एनिलीन के लेते हैं, और ये डाइजोनियम है। डाइजोनियम को तो जुड़ना है। अब देखो मैंने लिया पीएच 7 से 9, और आपको पता है पीएच 7 से 9 क्या होता है, आपके पास माइल्ड बेसिक है, और ये खुद भी बेस होता है, वीक बेस होता है। नाइट्रोजन के सारे क्या होते हैं, वीक बेस। तो इसी रेंज का ये, तो कहता है पीएच 7 से 9 है, तो ये कहेगा घर की बात है, हम भी इसी बेसिक पीएच में रहते हैं, इसकी पीएच भी 7 से 9 में होती है, तो घर की बात है। घर की बात है तो इसको पूछा रिएक्शन कैसे करेगा, कि जैसे मैं करता आया था। मैंने कहा करता है मतलब कि मेरा लगता है +m और -i, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाऊंगा, और उसमें से पैरा पे, तो ये आगे कहां जुड़ना चाहिए, पैरा पे। तो देखो पैरा पे जोड़ दिया। जोड़ना किसको है, n डबल बॉन्ड n को। आगे बात में, और ये हमारा क्या बन गई, डाई बन गई। क्या बन गई, डाई। बोलो कोई दिक्कत है। NH3 वीक एसिड होता है, NH2 है। हाँ NH2 है ना, तो NH2 थोड़ा बेटा एमीन है, वो अमोनिया से NH2- बनता है। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है ना, अमोनिया अलग फंक्शनल ग्रुप है, RNH2 याद करो। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग बोला था। तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं ना, तो चीज ही अलग अलग है। प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, याद दो। आगे बात समझ में, तो ये NH2 वैसे थोड़ी जुड़ा है, तो बेंजीन ये तो एमीन हुआ ना, एमीन और अमोनिया में फर्क है। तो अब मैंने कहा कि पीएच 13 से 14 है। पीएच क्या है, 13 से 14 पीएच होने का मतलब बहुत सारी पीएच है। 13 से 14 पीएच, इसका मतलब OH- की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और OH- की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने से क्या हुआ कि जो कपलिंग रिएक्शन थी, तो इसने कहा कि नाइट्रोजन ने कहा कि मुझे रिएक्शन करनी है, भाई इसने कहा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कब अपने लोन पे पहुंचाएगा, कब अटैक करेगा, OH- कहता है हम ही अटैक कर देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में OH- है ही बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH क्या आ जाएगा। तो रिएक्शन तो हुई, लेकिन ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन नहीं है। कपलिंग तो ये इन दोनों का जुड़ना था, ये तो कपलिंग रिएक्शन है। तो हमसे पूछे रिएक्शन हुई, आपका ना रिएक्शन है लेकिन कपलिंग नहीं है। क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा थी कि OH- ने अटैक कर दिया, इसका मौका ही। आगे बात सुन में, फिर हमने लिए पीएच 3 से 4। क्या लिए बेटा, मतलब एसिडिक पीएच ली। अब एसिडिक पीएच में क्या हुआ कि इस NH2 ने कहा पहले मैं मेरी रिएक्शन करूंगा। मैं तेरी कौन सी रिएक्शन है, क्या मैं बेस हूं, मैं एसिड बेस रिएक्शन करूंगा, मैं कर्मर। तो जैसे ही NH2 इससे रिएक्शन करेगा NH3+ बन जाएगा, ये अपना लोन पे डोनेट करेगा H+ को, और जैसे NH3+ बना, हमने कहा तो डीएक्टिवेटेड ग्रुप हो गया, क्योंकि अब इसके पास हमने कहा, इसने कहा लोन पेयर दो कपलिंग करे, कि लोन पेयर है भूल जा, अब कोई लोन पेयर है ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, खींचेगा तो क्या बन गया, डीएक्टिवेटेड, क्योंकि लोन पेयर तो खत्म हो गया, और नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो हमने कहा डीएक्टिवेटेड ग्रुप हो गया, डीएक्टिवेटेड कपलिंग देते ही। आगे बात में, तो ये कपलिंग रिएक्शन एक ही कंडीशन में जाता है, माइल्ड बेसिक में 7 से 9 में। 13 से 14 में रिएक्शन तो, लेकिन कपलिंग 3 से 4 में तो खत्म ही हो जाता है। आगे बात में, यही चीज हम फिनोल के पास गए, तेरे भी देखते हैं क्या कर है। पहले हमने पीएच रखी एसिडिक, क्या रखी, इसने कहा हम भी एसिडिक के, हम भी, ये तो घर की बात होगी, क्या होगी, और घर की बात है तो आपको पता है फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको पता OH को हमने पूछा कौन सा इफेक्ट लगाता है, कि +m और -i, और -i की वजह से पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये चुपचाप आगे पैरा पे जुड़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। फिर हमने पेज रखी 7 से 9। जैसे 7 से 9 रखी तो आपको पता है पहली रिएक्शन क्या होगी, एसिड बेस, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो OH का H+ खा जाएगा, क्या बन जाएगा, O-। अब O- अभी भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, जबकि यहाँ एसिडिक पीएच में तो खत्म ही हो गया था। ये कहता हम तो और फायदेमंद हो गए, OH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हूं। मैंने कहा तेरा क्या लगेगा, कि +A और A+M। मैंने कहा अच्छा +I और +M लगेंगे तेरे, क्या लगेंगे। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाएगा, क्या वो ऑर्थो पे, रिएक्शन तो अब भी होगी कपलिंग, लेकिन कहां पे होगी, ऑर्थो पे। कहां पे होगी,
बोलो कोई दिक्कत है इसमें? आई बात समझ में? जबकि वहां पे तो रिएक्शन ही नहीं हुई थी एसिडिक मीडियम में, और 7 से 9 पे तो उसका घर की बात थी, जबकि इसमें एकदम कहानी पलट गई। फिर वापस वही 13 से 14 पीएच ली। जैसे 13 से 14 ली, अब ये कहता है यार OH माइनस सीधा अटैक कर देते, OH माइनस सीधा ही, तो ये 13 से 14 वाले तो दोनों में सेम है, सीधा अटैक कर देते हैं, और सीधा अटैक करने की वजह से ये रिएक्शन हो जाती है, पर कपलिंग नहीं होगी। तो बड़ा फिनोल कपलिंग कब नहीं देता? हाई बेसिक पे, बाकी दोनों में देता है। एसिडिक में तो पैरा पे देता है, और नॉर्मल बेसिक में ऑर्थो। और एनिलीन तो सिर्फ और सिर्फ कब दे पाता है बेटा? 7 से 9 पे, बाकी में उसकी बस की बात है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि मैंने एक एनिलीन दी NH2OH, मैंने लिया pH 7, pH 7 का मतलब हो गया न्यूट्रल। अब और इसमें डाइजोनियम डाल दिया, तो मैंने कहा जोड़ो भाई, तो इसने कहा पैरा पे तो दोनों में से किसी के भी नहीं आ सकता। इसने कहा मेरा प्लस M और माइनस I, इसने कहा मेरा प्लस M और pH 7 है, तो अब N क्या कहेगा कि मेरा प्लस M ज्यादा, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ज्यादा डोनेट करेगा। इसका प्लस M ज्यादा, तो इसके ऑर्थो पैरा पे, इसके ऑर्थो पे आके जुड़ेगा, पैरा तो ब्लॉक है। OH कहेगा यार मेरा प्लस M कम है उससे, तो क्या होगा बेटा? जिसका प्लस M कम है मतलब इसके ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और इसके ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो क्या होगा कि डाइजोनियम कहां जाएगा? ऑर्थो पे। कहां जाएगा? समझा क्या? उसके ऑर्थो पे क्यों गया, समझ में आया? अब मैंने कहा पीएच ली मैंने 9, क्या ली बेटा? 9 ली, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये OH क्या बन गया बेटा? O माइनस। क्या बन गया? और जैसे ही ये O माइनस बना, मेरा प्लस M है बहुत है ज्यादा, नेगेटिव वालों का ज्यादा होता है कि मेरा प्लस M बहुत ज्यादा, इसने कहा मेरा भी है, कि अब भूल जा तेरा मेरा कुछ है, मैं नेगेटिव से डोनेट कर रहा हूं, और नेगेटिव से डोनेशन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्जों को रखना, न्यूट्रल बनना चाहते हैं सब, तो डोनेट करेगा तो इसके ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, इसके ऑर्थो पैरा पे ज्यादा, तो इसके ऑर्थो पे पैरा तो ब्लॉक है, ऑर्थो पे। समझ में आया? इसके ऑर्थो की कंडीशन में। अब जैसे ये है, ये कपलिंग रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि आपको पता है एनिसोल में OCH3 मॉडरेट एक्टिवेटर में था, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में आगे बात समझ में, रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर की है। क्लियर होगी बेटा सबको? एक कपलिंग रिएक्शन तो डाइजोनियम की रिएक्शन है, NH2OH और ऑर्थो पैरा वाला समझ गए कैसे करना है। अब बात करते हैं ArSN2 रिएक्शन की, एरोमेटिक का लास्ट टॉपिक है, लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इससे लास्ट आगे वाला टॉपिक बहुत ऐसे काम का नहीं है, ज्यादा खास, ये ज्यादा काम का है। ArSN2 रिएक्शन कौन सी है बेटा? इसको बोलते हैं इप्सो मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? इप्सो मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे SN2 थी वैसे नहीं है, नाम वही है, नाम है। अब देखो जैसे ये हेलोबेंजीन था, आपको याद है हेलोबेंजीन को अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये रिएक्शन नहीं दे रहा था, ये रिएक्शन है नहीं दे रहा था ना, कह रहा था मेरे तो पाई बॉन्ड भी बन रहा है, मैं निकल नहीं सकता, नौटंकियां बहुत थी। तो अब हम इसकी स्पेशल कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं। हमें पता है कि क्लोरीन और इस कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, तो इस कार्बन पे अगर डेल नेगेटिव आएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, और न्यूक्लियोफाइल को तो यही मौका चाहिए था। न्यूक्लियोफाइल में कहा मैं अटैक करूंगा, तो क्लोरीन कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। एक तो मेरे पास पाई बॉन्ड है, क्या है बेटा? मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है रेजोनेंस से, ऊपर से तेरे को वो नोटंगिया मैंने सब्स्टिट्यूशन में गिनाई रखी है, क्या तेरे को निकाल ही कौन रहा है बाहर? हम तो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने आए, और वो हमारा हक है, वो हमारा, हम नेगेटिव वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे। तो काफी ऐसे कैसे अटैक करोगे? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होना चाहिए, कि हम जब 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो रिंग के 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? आगे रेजोनेंस करने की तरह। तो जैसे इन्होंने अटैक किया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यही आपकी स्लो स्टेप है। यही क्या है कि सर क्यों कि उसे जिद करके अटैक करना पड़ेगा। क्लोरीन कहेगा मत कर अटैक, क्या रखा है यहाँ पे? ये कहेगा तेरे को क्या जाता है, मैं तो अटैक करूंगा, तेरा क्या मतलब है? तो लड़ लड़ा के यहाँ अटैक कर देता है। जैसे अटैक करता है ये सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, क्या बना? ये नेगेटिव चार्ज करेगा रेजोनेंस। रेजोनेंस को स्टेप है नहीं होती, तो स्टेप तो यही थी बेटा, स्लो स्टेप। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस करके पैरा पे पहुंचेगा, और पैरा पे पहुंचने के बाद क्या करेगा? नेगेटिव सिंगल है डबल कहां पहुंचेगा? ऑर्थो पे। अब यहां ये तो रेजोनेंस हुआ, अब ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो कोई तो बाहर जाएगा। अब क्या क्लोरीन बाहर जाएगा क्या? कि सर क्लोरीन का तो पाई बॉन्ड पुई बॉन्ड थे ना, तो क्लोरीन की नौटंकी यहीं तक थी। जैसे एक बार अटैक हो गया, अटैक होते देखो क्लोरीन के लोन पेयर रेजोनेंस में भी है क्या? लोन पेयर सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल, इसका रेजोनेंस है। इस बात का अंदर से था कि एक बार अटैक होते अपनी बैंड बजनी तय। अटैक नहीं हुआ तब तक चल रहा था, क्योंकि अटैक नहीं हुआ तब तक तो ये कहता था देखो पाई बॉन्ड है, अटैक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, चलो भागो। लेकिन जैसे अटैक हो गया और इस पे इसको बाहर नहीं निकाल के यूं रेजोनेंस अंदर की तरफ कराया, ये बॉन्ड क्या बन गया? सिंगल। क्या बन गया? हमने कहा बाहर निकल, ना ना ना, वो मैं बताया था ना कि अब ना तेरी नौटंकी, अब वो नौटंकी, अब तू बाहर जाएगा। तो ये जैसे अटैक करेगा सीएल क्या चला जाएगा? बाहर। और ये फर्स्ट स्टेप है। कैसी स्टेप है?
तो क्या हुआ देखो बेटा, ऑल ओवर Cl हट के न्यूक्लियोफाइल आ गया। और जो फर्स्ट स्टेप है वो सेकंड स्टेप है, तो क्या Cl जाए चाहे फ्लोरीन जाए चाहे ब्रोमीन जाए चाहे आयोडीन जाए, मुझे कोई फर्क है? क्योंकि जाना सेकंड स्टेप में और सेकंड स्टेप मेरी फर्स्ट और फर्स्ट स्टेप से मेरे को लेना देना किस सर, फर्क किससे पड़ता है? मैं कि न्यूक्लियोफाइल का टेक करना और उसके बाद क्या बना, कार्बेनाइन। क्या बना? तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बेनाइन। अब तक जितने पढ़े सब में कार्बोकेटाइन था, सब में क्या था? इसमें कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी किसकी है? और देखो रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप पे डिपेंड कर रही है। तो पहले स्टेप में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर है 1, न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर है 1। ऑल ओवर ऑर्डर कितना हुआ? सेकंड। ऑल ऑर्डर कितना हुआ? सेकंड। क्या बात समझ में आई बेटा कि भाई इसका ऑर्डर कितना है? 2, इसलिए हम इसका नाम किया SN2 और एरोमेटिक के इसलिए ArSN2। बोलो कोई दिक्कत है? अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। अब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी करनी है, जैसे मुझे इस छोरे को पीटना है, तो ये छोरा पहले यहाँ खड़ा होता है क्लास के गेट पे, फिर यहाँ से भाग के वहां ऑफिस वाले गेट वहां पे खड़ा होता है, उसके बाद मेन गेट पे खड़ा होता है। तो मुझे कहाँ खड़ा रहना चाहिए इसकी पिटाई अच्छे से हो? मैं अगर मान लो ये यहाँ खड़ा है, मैं ऑफिस में खड़ा हूँ, तो क्या इसको पीट पाऊंगा अच्छे से? नहीं, वहां से मैं धमका पाऊंगा। लेकिन ये यहाँ से निकलता पहले तो मैं गेट पे खड़ा हूँ, यहाँ 2 3 4, फिर अगले गेट पे भी खड़ा हो जाऊँ, ये वहां पहुंचे वहां 2 3 4, फिर मेन गेट पे भी खड़ा हो जाऊँ, क्लियर है? वहां पे भी 3 4 दूं, तब इसके अच्छे से धुलाई होगी। एक ये क्या, ये यहाँ खड़ा है गेट पे, मैं खड़ा हूँ ऑफिस वाले गेट पे, तो दूर से देख के मैं ये करूंगा, भाग जाएगा, तो क्या अच्छे से पिटाई हो पाएगी? नहीं। तो जहां जहां ये पहुंचे वहां पहले से खड़ा होना पड़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब है? कि नेगेटिव चार्ज पहुंच कहां का रहा है? ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, मतलब इसको विड्रॉ खिंचवाना है। इसका मतलब मेरा विड्रॉइंग ग्रुप कहां होने चाहिए? कि सर मेटा पे हुआ तो मैं मेटा पे वो इफेक्ट अच्छा सा, भाई मैं ऑफिस में खड़ा हूं, क्या इसको पीट पाऊंगा? मैं सब यूं करूंगा इतने भाग जाएगा, क्लियर है? क्योंकि ये जहां पहुंचा वहां मेरा पहले खड़ा होना बहुत ही जरूरी है, तभी तो ठुक पाएगा ढंग से। तो सिंपल सी कहानी है, यही है यहाँ पर कि अगर इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कराना है, अगर आप मेटा पे खड़े हो तो ये मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज आए नहीं, सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो आप सिर्फ माइनस आई लगा पाओगे। क्या लगाओगे? माइनस आई से कोई फर्क है? मतलब ऐसे कोई पूछे नॉर्मली से तो हम कहेंगे ठीक ही है, लेकिन असली मजा कब है? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां हो? ऑर्थो रे, जहां पहुंचा वहीं स्वागत कर दो। आ रही बात में? तो देखो बड़ा ध्यान से, when electron withdrawing group are attached at ortho end, rate of reaction is increase। rate of reaction क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज। अब देखो इसको अपन एक एग्जांपल से, डाटा याद नहीं करना, समझाना चाहता हूँ कितनी इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं इस रिएक्शन को नॉर्मली कराना चाहूँ, ये मेरा Cl क्या है? लिविंग ग्रुप है, मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म बस पता होना चाहिए क्या क्या हुआ था। अब जैसे मैंने NaOH डाला, मुझे पता है Cl जाके OH आएगा, यार SN2 सब्स्टिट्यूशन तो आई, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, एक जाएगा एक आएगा। मैकेनिज्म SN2 वाली नहीं है बेटा, SN2 में तो बैक साइड अटैक था, 2 स्टेप। देखो अब तक तुमने देखा SN2 एक स्टेप थी, E2 एक स्टेप थी, ArSN2 ऑर्डर भी 2 है, स्टेप भी 2 है। ऐसा नहीं, यहाँ गड़बड़ कर रही है ना, अब लोगों में तुम्हारे मन में आ जाएगी SN2 है तो सर SN2 तो एक स्टेप थी, ऐसा नहीं है। SN2 नाम भी वही है, काम भी वही है, स्टेप भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है। अब NaOH आएगा, हमें पता होगा OH- अटैक करेगा, Cla बाहर फिनोल बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन टेम्परेचर चाहिए 613 केल्विन, 300 atm के राउंड प्रेशर चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए अलग से। कितना महंगा पड़ रहा है भाई, क्लियर है? ये कुछ नहीं था। अब मैंने एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया NO2 पैरा पे। क्या लगा दिया? पैरा पे NO2। तो मुझे पता है वो N9 पैरा पे पहुंचेगा, उसकी खातिरदारी बढ़िया तरीके से होगी। जब उसकी बढ़िया से खातिरदारी होगी तो क्या होगा कि सर ये NaOH अटैक करेगा। तो देखो पहले से कम टेम्परेचर पे कैटलिस्ट कम हो गए, कम पैसे में काम चल गया। अगली बार मैंने 2 लगा दिए, एक ऑर्थो पर एक है, और अच्छे से खातिरदारी होगी, 368 केल्विन पे आ गई। आ रही बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, तीनों पे NO2 लगा दिया। ये कहता है NaOH डाल दो, क्या डाल दो? यहाँ OH लिख लेना, क्या डाल दो? NaOH। Cl लटके कौन आ जाएगा? OH। और कहता है मैं क्या NaOH का खर्चा क्यों करते हो, गर्म पानी डाल दो। इसमें मान जाएगी खातिरदारी अच्छे से हो रही। खातिरदारी क्या हो रखी है? अच्छे से। क्या मैंने कहानी सुनाई तो थी मास्टर, क्लियर है? अब जैसे ये छोरा नौटंकी करे, पढ़े वड़े नहीं, तो उसको गेट में घुसते ही मार दो। मेन इधर गेट पे घुस तो यहाँ 3 जगह पीट दो, यहाँ क्लास में पढ़ने बैठ जाएगा, इस तरह में समझ जाएगा। तो अपने को क्या करना है कि जितने विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो ऑर्थो पैरा पे, उतनी बेहतरीन काम, उतना आगे समझ में। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए था बेटा ना। इसका नाम जानते हो? पिक्रिक एसिड है। क्या है बेटा? इसका मतलब तुम पिक्रिक एसिड लैब में बना सकते हो। लैब में तुम्हारे पास फिनॉल भी होगा, लैब में तुम्हारे पास सब कुछ होगा,
बना लेना। गर्म H2 में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? OH माइनस। बेटा बनेगा तब ना, ये घर पे ढंग से दूध तो गर्म नहीं कर पाती, पिक्रिक एसिड बनाएंगी। नहीं, वो घर वाले दूध गर्म करने कहते हैं, वो तो आधी बार गर्म नहीं होता इनसे। चलो जी, नहीं, रेट ऑफ ArSN2 रिएक्शन, हमसे क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन है, कहता है ArSN2 की रेट बताओ। बच्चा घर करता भागते से क्या करता है कि सर आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसकी रेट ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर ऐसा नहीं है भाई। मैंने कहा था ArSN2 में लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी का कोई लेना देना ही नहीं है, सारा स्टेबल है किस पे? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। और जो मेरा इंटरमीडिएट बनता, ध्यान से देखो कि पहले क्या कर रहा है बेटा, ये जो एक्स है ये क्या कर रहा है बेटा, जो हेलोजन है उसका लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, तो प्लस M और माइनस I दोनों लग रहा है, और दोनों में ऑल ओवर इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? आयोडीन का ज्यादा होता है। ऑल ओवर देखें तो आयोडीन का। लेकिन जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसकी दुकान बंद, और जैसे ही दुकान बंद मतलब प्लस M तो खत्म, सिर्फ क्या बचा? माइनस I। तो अपन सिर्फ माइनस I से देखेंगे तो वो कहानी लगेगी नहीं ना, सिद्धार्थ वाली जो आपको सुना रखी है, नाली वाली कहानी, वो तो लगेगी, सिर्फ माइनस I लगेगा। क्या लगेगा? और सिर्फ माइनस I से देखूंगा। अब माइनस I प्लस M का दोनों का जॉइंट इफेक्ट देखता हूं तो आयोडीन का ऑल ओवर माइनस I ज्यादा था, लेकिन मेरे को जॉइंट इफेक्ट देखना ही, क्योंकि है ही नहीं जॉइंट इफेक्ट। देखो कि सर यहाँ था, मैं यहाँ देखो ना, जहां देखना स्टेबिलिटी किसकी देख रहे हो, यहाँ है ही नहीं वो जॉइंट इफेक्ट, तो सिर्फ माइनस I किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का। ऑल ओवर माइनस I क्या होता है? अगर दोनों का सम होता है तो आयोडीन का होता है, लेकिन अकेला किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का। तो मुझे पता है अगर यहाँ फ्लोरीन लगा होगा तो एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, और एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा। कि सर लिविंग ग्रुप मेरे को फर्क है, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 1 की सबसे ज्यादा होगी, फिर 2, 3, 4, क्योंकि ओनली माइनस I देखना है। ओनली क्या देखना है? तो ऑन द लिविस क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ ए इंडक्टिव इफेक्ट, लिविंग ग्रुप से कोई लेना देना। आगे बात में अब बता दो फिनॉल बनाने के मेथड, ये एनसीईआरटी रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं क्वेश्चन, आपको ध्यान रखने। देखो ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, तो उसमें देखो हमें लिखना तो चाहिए था प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना, ऐसा कुछ नहीं लिखता, वो सिर्फ लिखता है NaOH इन हीट। क्या लिखता है? और कुछ नहीं लिखता। आगे समझ में, तो अपने को समझ जाना है कि NaOH इन अच्छा ArSN2 करवाना चाहता है। क्या कराना चाहता है? तो ArSN2 में आपको पता है ये OH माइनस Cl पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा Cl हटके क्या आ जाएगा? OH क्या आ जाएगा? फिनॉल बन गया। लेकिन आपको पता है NaOH क्या बेस है, फिनॉल क्या एसिड है, तो क्या फिनॉल बन पाएगा? कि सर फिनॉल नहीं बन पाएगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा? आया समझ में? H प्लस हटके कौन आ गया? O नेगेटिव। अरे समझ में आया कैसे आया कि सर H प्लस हटके क्या आ गया? O नेगेटिव। ये क्या बन गया? फिनोक्साइड आयन। क्या बन गया? तो मतलब फिनॉल नहीं बन के क्या बना? फिनोक्साइड। जैसे देखो याद रखना बेटा, एल्कोहल में से H प्लस निकलने के बाद में क्या बनता है? एल्कोक्साइड आयन। क्या बनता है? एल्कोक्साइड आयन। उसी तरह फिनॉल में से H प्लस हटने के बाद क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन। ये ध्यान रखना। और कार्बोक्सिलिक एसिड में से हटने पे क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। ये याद रखना, कोई बोले फिनोक्साइड आयन तुम याद ही नहीं कर पाओ क्या था। फिनॉल से फिनोक्साइड, एल्कोहल से एल्कोक्साइड, जैसे एथेनॉल से एथोक्साइड, मेथेनॉल से मेथोक्साइड, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉक्साइड। आगे समझ में? बेटा इसकी इवन सी भी कराओ, कैसे कराओगे? ठीक है, OH है ना बेटा, H निकालो, कैसे कराओगे? ट्रिपल बॉन्ड बन पाएगा? आगे समझ में? और इवन सीबी के लिए बेटा क्या होता है? लिविंग ग्रुप होना चाहिए वीक। क्लोरीन वीक लिविंग ग्रुप में नहीं आता, क्लोरीन OH और NH2 होता है। क्लियर है? इवन सीबी क्या होती है बेटा? इनकी नहीं होती ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अरे भाई यहाँ फ्लोरीन लिख भी दो तो इसकी इवन सीबी कैसे होगी? ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है ना। अगर तूने कराया तो यहाँ पाई बॉन्ड पहले ही बना हुआ है, और बना पाई बॉन्ड, और NaOH की औकात है कि दूसरे H को निकालने की। हाँ इवन सीबी सोच रहे हो भाई, इसका आंसर हाँ हाँ। अरे वो तो सीधा समझा दिया था ना मेरे भाई, अब पूरा समझा रहा हूँ ना कहानी क्या है। वो तो मैंने तरीका बताया था, टेम्परेचर का इफेक्ट सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? अब बता रहा हूँ देखो क्या क्या हुआ है। तो अब हम बनना तो ये चाहिए था, बना ये, तो अब हमें तो फिनॉल चाहिए, तो हम लास्ट में थोड़ा सा H प्लस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? वहां पूरा नहीं लिखा था, वहां तो और चीज समझानी थी ना। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखाएगा? NaOH इन हीट फिर H प्लस। अब कुछ गधे बच्चे क्या कहते हैं? NaOH H प्लस पानी बन गया, रिएक्शन कुछ नहीं होगी। क्लियर है? पर ऐसा नहीं होता बेटा, सीक्वेंस से चलती रिएक्शन। पहले ही NaOH इन हीट डाला गया, जब रिएक्शन यहाँ पहुंच गई फिर H प्लस डाला गया।
तो आपको जब H प्लस लिखा आ जाए ना बाद में, तो आप रिएक्शन को यहां तक पहुंचाना, वरना रिएक्शन को आगे। बात में इस रिएक्शन का नाम है डाउ प्रोसेस। क्या नाम है? डाउ प्रोसेस। आगे बात में नेक्स्ट देखो, एक काम SO3H भी कर सकता है। SO3H एक लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा कौन अटैक करेगा? OH माइनस, लेकिन फिनोल नहीं बन के क्या बनेगा? फिनॉक्साइडाइन। फिर आप H प्लस डाल दोगे तो OH आ जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख दो NaOH इन हीट बाद में H प्लस। बोलो कोई दिक्कत है? लास्ट एंड फाइनल मैकेनिज्म बेटा एंजाइम, ये लास्ट है ना, उसके बाद क्या दे रखा है? अच्छा और दे रखा है क्या? भूल गया मैं तो। नेक्स्ट वन है बेटा एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। टाइम क्या हुआ है? कोई ना, हो जाएगी, 25 मिनट तो बहुत होते हैं। मेरा भी तो क्लास है ना बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, ध्यान जाइए, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कौन सी है बेटा? अब देखो बेटा, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन क्या है? इसे हम बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइन। आपने बेंजाइन इसे बोलते हैं बेटा, देखो बेंजाइन, ये जो चीज है इसका नाम बेंजाइन है। क्या नाम है? बेंजाइन। बेंजीन के आगे क्या बनता है? ये बेंजाइन। एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक क्या होता है? अब देखो बेटा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, अगर मैं तुमसे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगा, तुम कहोगे सर दो बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, जबकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब देखो समझा रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है? देखो बेंजाइन कंपाउंड वैसे तो कभी हम इसको स्टेबलाइज कंपाउंड नहीं है, मतलब रिएक्शन में बनता है, रिएक्शन में खत्म हो जाता है, मतलब एक इंटरमीडिएट है, मतलब ये कोई स्टेबल कंपाउंड है, मतलब रिएक्शन में बनता है, रिएक्शन में खत्म हो जाता है। पहले चीज समझ में आई? तो पहले तो बेंजाइन क्या इंटरमीडिएट है, और हमने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड है उसमें पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। किससे बनता है? यही बात हुई थी बेटा, जबकि इसमें पाई बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। किससे बनता है? पर ये कंपाउंड नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। क्या है बेटा? इकलौता इंटरमीडिएट। और क्वेश्चन पूछता है वो, ये देखिए किसकी इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन तो यही है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब बच्चा sp लिखता है, तो sp कैसा होता है? लीनियर। बेंजीन रिंग तो बनी नहीं सकती, रिंग तो बनी। तो अब देखो बट, अरे यार पढ़ा लूं मैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं पढ़ना? तो यहाँ पे क्या है? sp2 क्या है बेटा? ऊपर से बारिश से आ रहा होगा, छोड़ो। ओए यार प्लीज, क्लास से बाहर निकालूंगा दो चार को, फिर मानोगे। अब तो बेटा इसमें अपने sp2 है। क्या है बेटा? sp2। अब अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो आपको पता है पाई बॉन्ड है, देखो बाकी का कोई दिक्कत नहीं। ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ना, ये किससे बना है बेटा? देखो इस कार्बन के पास एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था, इसके पास भी एक है, तो देखो कितने बॉन्ड बने हुए? 1 2 और 3, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? और ये ओवरलैप करते हैं इस तरह से, ये पहले का और ये, तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ए हाइब्रिड ऑर्बिटल। बाकी जो अंदर वाले हैं ये बने बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बन के अनहाइब्रिड से। याद करो हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय पाई बॉन्ड गिनता ही नहीं हूं मैं, अपन किसी के हाइब्रिडाइजेशन निकालते, जैसे मैं इसको कहूं तो आप क्या कहते हो? सर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 मतलब पाई बॉन्ड को नहीं गिना, लेकिन बेंजाइम में गिनना पड़ेगा। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना है कि इसका जो तीसरा बॉन्ड बना हुआ है ना, ये अंदर वाला नहीं, ये तो अनहाइब्रिड से बना है, ये वाला बॉन्ड किससे बना है? हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? क्योंकि sp2 कैसे रही सर कि 1 2 और ये तीसरा ऑर्बिटल। आई बात समझ में? ये स्पेशल केस है, याद होना चाहिए बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, ठीक है। और तीसरा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं जा करता। तीसरा बॉन्ड किस में पार्टिसिपेट नहीं करता? कि सर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता? क्योंकि तीसरा बॉन्ड बना हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और रेजोनेंस होता है अनहाइब्रिड में। किसमें होता है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो तीसरा बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं जाता, क्योंकि रेजोनेंस में क्या लिखा है? बोर्ड क्या लिख दिया बोर्ड में? अनटिल, मैं खुद समझा देता हूँ, छोड़ो इसको। तीसरा बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता बेटा? क्योंकि जो ये बॉन्ड बना है ये प्लेन में बना है। किसमें बना है? और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कहाँ है? आउट ऑफ प्लेन। जैसे कॉपी दे, यही तो है। ये जो तीसरा बॉन्ड बना है वो यहाँ बना हुआ है पाई बॉन्ड, और बाकी के पाई बॉन्ड ऐसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हुए ऊपर, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। बताया था अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, पीपी ऑर्बिटल यूं, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। और ये भाई साहब हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है? प्लेनर, तो ये तो यहाँ बना हुआ है, तो आउट ऑफ प्लेन थोड़ी होता है रेजोनेंस। आगे समझ में? तो अपने क्या समझ गए कि तीसरा बॉन्ड क्या है बेटा? प्लेन में, और रेजोनेंस क्या होता है? आउट ऑफ ए प्लेन। आगे बात समझ में? अब इसकी मैकेनिज्म देखो, इसकी मैकेनिज्म नीट के सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं है,
जेई के सिलेबस में है। ठीक है, बस 5 मिनट की खत्म है। अब देखो बेंजाइन मैकेनिज्म है क्या। ये जो रिएक्शन है इसमें देखो मैकेनिज्म को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसकी रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और एडिशन में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी बेटा? हमारी बात समझ। एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन एडिशन का मतलब पहले एलिमिनेशन होगा बाद में एडिशन। एक रिएक्शन है इसकी। जैसे आपके पास ClH है, आपने इसमें डाला NaNH2। क्या डाला बेटा? अब देखो ध्यान से, Na अमोनिया तो सॉल्वेंट है, आपने डाला NaNH2। क्या डाला? अभी आप पढ़ के आए हो कि सर अगर ये Cl है, मैं इसमें अगर NaNH2 डालूं तो NH2 क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल है, कि सर ArSN2 कर देगा। पर ArSN2 के लिए मैंने आपको बताया था बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई, वरना ड्राइंग ग्रुप लगाओ। अब हमने एक चीज देखी कि बहुत लो टेम्परेचर में भी रिएक्शन हो रही थी। हमने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ArSN2 के रूल्स के हिसाब से तो नहीं हो सकता। फिर हमने चेक किया, ये एक अलग ही मैकेनिज्म को फॉलो करता है। बहुत लो टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी तो मिलती नहीं कि इस पे अटैक करे। ये क्या करता है, NH2- एक बेस का भी तो काम करता है। ये NH2- क्या करता है, इस लिविंग ग्रुप के अल्फा बीटा पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? और जैसे ही बीटा पे अटैक करेगा इस H+ को खा जाएगा। और H+ को खाते हैं क्या आया? नेगेटिव चार्ज। क्या आया? और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? अटैक करता है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? और जैसे अटैक करता है Cl तो ये इवन Cb जैसा हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो पाई बॉन्ड, ये बेंजाइन बना। क्या बना? बेंजाइन। अब देखो मैंने कार्बन को स्टार लगाया है, स्टार लगाने का मतलब मैंने ये कहा है पहले हेलोजन जो लिविंग ग्रुप था इस पे लगा हुआ था, और अभी भी मैंने कहा था लिविंग ग्रुप इस पे। अब बेंजाइन बनते, बेंजाइन अनस्टेबल हो। ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक क्या हुआ? एलिमिनेशन। क्या हुआ? बेंजाइन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है, बची हुई अमोनिया के साथ जो सॉल्वेंट है उसके साथ फिर से रिएक्शन करता है। अब आपको पता है बेटा अमोनिया में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। क्या होता है? और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो बताओ NH2- और H+ में से कौन अटैक करेगा? NH2- न्यूक्लियोफाइल है ना, तो NH2- अटैक करेगा इस पे। मतलब एक तरह से अटैक तो लोन पेयर से किया है। अब देखो अमोनिया दो दो अटैक कर सकता है। अमोनिया क्या कर सकता है कि सर दो दो अटैक कर सकता है, मतलब कि अमोनिया ने इस कार्बन पे अटैक किया। किस पे अटैक किया? अगर अमोनिया ने इस कार्बन पे अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, और इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इन द नेक्स्ट स्टेप H+ को रिलीज करेगा तो नेगेटिव चार्ज H+ को खा जाएगा। तो देखो NH2 उस जगह पे है जहां पे क्या था बेटा? लिविंग ग्रुप था ही नहीं, नीचे आया ना बेटा। फिर आप कहते नहीं सर ऐसा क्यों कराया, तो मैंने कहा दूसरी सिचुएशन लेते हैं। अपन ने फिर से वही बना लिया, ये वाला इधर से फिर बना लिया। मैंने कहा रिएक्शन यहाँ नहीं यहाँ पर आई, सेम ही प्रोडक्ट है ये वाला। अब मैंने कहा अमोनियन इस कार्बन पे अटैक किया, क्योंकि अमोनिया को तो पता ही नहीं ना वो लिविंग ग्रुप कहाँ था, ये तो बनने के बाद पता ही नहीं कहां पर था। तो अगर उसने इस कार्बन पे अटैक किया तो नाइट्रोजन लोन पेयर से अटैक किया तो इस पे है पॉजिटिव चार्ज, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये H+ को क्या करेगा? रिलीज, और ये नेगेटिव चार्ज H+ को खा लेगा। तो NH2 इस पे आ गया। तो हुआ क्या कि सर NH2 इस पे भी आ सकता है और ये दोनों पे आ सकता है। ये तो NGP जैसी नहीं होगी। अब कि सर हमें कैसे पता लगे, तो देखो अगर एग्जामिनर रिएक्शन दे और जहां Cl है वहीं अटैक कराया है तब तो हम कहेंगे इप्सो प्रोडक्ट। क्या बना? तो ये तो ArSN2 को फॉलो हुई। और अगर दो प्रोडक्ट बने, ये वाला भी और पास वाला भी, मतलब बेंजाइन मैकेनिज्म, मतलब है हमसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें हमने इससे रिएक्शन कराई, दो प्रोडक्ट बने, एक तो स्टार वाले पे अटैक हुआ, एक पास वाले पे अटैक हुआ। हमने कहा कि दो प्रोडक्ट तभी बन सकता है जब क्या हो? ArSN2। क्या हो बेटा? सॉरी ArSN2 बेंजाइन, क्योंकि इप्सो में तो डायरेक्ट अटैक होता है, इप्सो में क्या होता है? और इप्सो हाई टेम्परेचर की रिएक्शन है, किसकी है? और ये लो टेम्परेचर की है, किसकी है? तो इस रिएक्शन में होता क्या है, एक तो इसमें कार्बन 9 बना, अटैक हुआ, N9 बनता है, फिर ये अटैक करता है और Cl बाहर जाता है। फिर अमोनिया अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज, और फिर H आता है। फिर क्या आता है? अब देखो ध्यान से, तो अब इन बेंजाइन मैकेनिज्म, अब देखो बड़ा हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज बना है, क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा क्या? क्योंकि पाई बॉन्ड के ऊपर बना हुआ है, और पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चले, जिसकी दुकान चलेगी, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस नहीं करेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को कैसे स्टेबलाइज कराया जा सकता है? क्या रेजोनेंस से स्टेबलाइज करवाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसका रेजोनेंस होता ही नहीं है, इसका रेजोनेंस होता ही, तो इसको किससे स्टेबलाइज कराया जा सकता है? माइनस आई से। तो देखो बेंजाइन मैकेनिज्म, सबसे पहले बेस आएगा, एक H को खा जाएगा लिविंग ग्रुप के पास वाले पे, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा, Cl बाहर, बेंजाइन बन गई। फिर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस पे भी अटैक कर सकता है, और उसे तो पता ही नहीं ना कहां पे था, क्या अटैक करके कहां था जुड़ा हुआ, पता नहीं। तो कहा मैं इस पे भी कर सकता हूँ और इस पे भी। एग्जामिनर हमें एक कार्बन पे स्टार लिख देगा तो हम कहेंगे इस पे भी अटैक होगा और पास वाले पे भी अटैक है, क्योंकि उस न्यूक्लियोफाइल को कुछ भी नहीं पता। तो देखो NH2 इस पे है तो H इस पे, NH2 इस पे है तो H है। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज बनता है वो एनाइन है, तो उसको स्टेबलाइज कराने का एक ही तरीका है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है बेटा?
क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया, इसमें कहा NaNH2 डाला, क्या डाला बेटा? तो देखो हमें पता है पहली स्टेप में आपके पास देखो यहाँ तो लिविंग ग्रुप ही नहीं है, इसके पास लिविंग ग्रुप आ गया, ये अल्फा हो गया। NaNH2 इसमें आपको जैसे लिखा आएगा -33 डिग्री टेम्परेचर, तो आपने कहा बेंजाइन मैकेनिज्म होगी, तो आपने कहा लिविंग ग्रुप पहले क्या होता है? एलिमिनेशन। तो लिविंग ग्रुप तो ये रहा, इसके बीटा पे हाइड्रोजन है क्या? तो ये वाले बीटा पे हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से है और ये Cl बाहर, क्या बन गई? बेंजाइन। क्या बन गई? बेंजाइन। अब NH2 अटैक करेगा, तो NH2 तो इस पे भी अटैक कर सकता है, और अगर ऊपर वाले पे अटैक किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, अगर यहाँ अटैक किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और नीचे वाले पे अटैक किया तो ऊपर बनेगा, और अगले स्टेप में नेगेटिव चार्ज को क्या मिल जाएगा? H। क्या मिल जाएगा? अब बात होती है मेजर कौन सा बनेगा? मेजर है, तो देखो बेटा ध्यान से, इस CH3 का क्या लगता है? प्लस आई, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कहेगा कि मैं मारा गया, तो NH2 को क्या कहेगा? क्या तो ऊपर अटैक करता है कि नेगेटिव चार्ज क्या बने? नीचे। तो बताओ ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, तो ये वाला प्रोडक्ट है मेजर। सेम क्वेश्चन अगला और देखो, मैंने यहाँ पे OH लिया, OH को ले लिया, एक सेकंड रुकना, यहाँ Cl भी है, यहाँ क्या है? Cl। ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अब ने अपने NaNH2 लिया, आपको पता है NaNH2 क्या करेगा? Cl को OH की जगह भी ये काम करो, OCH3 लो, क्या लो बेटा? वरना जो रिएक्शन बिगड़ जाएगी, OCH3 लेना ना, ठीक है? OCH3 अपन NaNH2 डाला, और हीट वही कहानी है बेटा, NaNH2 इन अमोनिया और -33 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है Cl आएगा, H आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये बाहर बेंजाइन। अब जो NH2 आएगा वो इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और इस पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज है। अब बात है कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, सिर्फ क्या लगना है? -I। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मेजर प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? और ये जेई वालों के सिलेबस में, नीट का कोई लेना देना? आगे बात समझ में? मेंस में भी कोई खास पूछते नहीं है, आगे बात समझ में? अब जैसे ये है, मैंने इसकी रिएक्शन कराने की कोशिश की, NaNH2 इन अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस, तो आप कहोगे -33 पे पॉसिबल है, हाई टेम्परेचर देगा तो ArSN2 करा दूंगा। ArSN2 तो जड़ पे अटैक होता है ना सीधा, कि ArSN2 करा दूंगा, हाई टेम्परेचर दे दे, क्या दे दे? आगे बात समझ में? तो ArSN2 रिएक्शन कैरिड आउट व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर अटैच्ड। देखो ArSN2 होने के लिए पहली बात तो क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन है, विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए स्टेबलाइज के लिए, और साथ में क्या चाहिए? हाई। और बेंजाइम मैकेनिज्म के लिए क्या चाहिए बेटा? व्हेन टेम्परेचर इज लो, और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट वन और फाइनल आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन बनाना सिखाया था। अब देखो बेटा इसकी मैकेनिज्म भी है, लेकिन कोई काम की नहीं, कोई काम की, सीधा ट्रिक बताता हूँ। देखो पहले तो क्या होता है, क्यूमीन तो आपको बता ही रखी है क्या होती है, अपन ने खूब बनाई है क्यूमीन। आपके पास क्यूमीन की बनाएगी, उसमें डाला होगा O2 इन लाइट, क्या डाला होगा? प्रेजेंस ऑफ H3O+। पहले डालेगा O2 इन लाइट, और फिर क्या डालेगा? हाइड्रोलाइसिस। H3O+ का मतलब है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, सब पानी डालना होता है, सब में क्या होता है? पानी। अब देखो रिएक्शन में क्या होगा, हमने जैसे इसमें O2 इन लाइट डाला, तो पहले बनता है पेरोक्साइड। क्या बनता है? जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों के बीच में घुस जाती है, यहाँ पे क्या बन जाते हैं? OOH। आगे समझ में? H के बीच में क्यूमीन वाला जो CH उसकी जगह क्या आ जाता है? OOH, और क्या बन जाता है? क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर यहाँ CH3 होता तो रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन है, तो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। अब बस ये इंटरमीडिएट पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बस ये समझना है, बाकी मैकेनिज्म से कोई लेना देना। अब सीधा देखो, जो ये क्यूमीन वाला ये वाला कार्बन है ना, इस कार्बन को बोलो बाबूलाल। क्या बोलो? बाबूलाल। इस बाबूलाल के चारों ओर कार्बन चेन गिनो, ये भी कार्बन चेन है, ये भी कार्बन चेन, और ये भी। तो बाबूलाल के चारों ओर जुड़ी हुई कार्बन चेन में से जिसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज्यादा, उसका बनेगा फिनोल। उसका क्या बनेगा? सीधा फिनोल बनाओ। तो इन तीनों में से किसका ज्यादा? इसका। तो ये तो बन गया फिनोल। बाकी बचे हुए कार्बन का बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनेगा? तो इसका फिनोल बन गया, तो इन सबका क्या बनेगा? कार्बोनिल। तो इसका मतलब ये H बाहर जाएगा, H बाहर है भाई, ये जाएगा, H यहां चला जाएगा। तो इसका तो क्या बनेगा? माइग्रेशन जिसका ज्यादा है। जैसे अगला एग्जांपल लें, ये तो सेम लिया हुआ है, ये वाला है। हमने कहा कि अच्छा O2 इन HμS3A+ क्यूमीन जैसे स्ट्रक्चर, हमने कहा बाबूलाल। कौन है? बाबूलाल के चारों ओर कार्बन को देखा तो इनमें से माइग्रेशन एप्टीट्यूड इसका ज्यादा,
तो इसका तो क्या बनेगा, फिनोल। क्या बनेगा, फिनोल। इसका तो क्या बना दिया, फिनोल। बाकी बचे हुए सारे का, इस बाकी बचे हुए सारे का कार्बन कंपाउंड। नीट में कई बार पूछा है, कई बार तो पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कई बार पूछा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एक दो बार क्या पूछा है, इंटरमीडिएट। इसलिए नीट वालों की बड़ी फेवरेट है। माइग्रेशन एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा वो फिनोल। मैकेनिज्म अपने पढ़ नहीं रहे, कोई काम तो आते नहीं है। बेंजीन है, बेंजीन पे एक सीएल जुड़ा है पैरा पर, तो क्या दिक्कत है। माइग्रेशन एप्टीट्यूड किससे देखते हैं, डोनेटिंग ग्रुप से देखते हैं, तो इसकी इस पे OCH तो इसका ज्यादा है। अब देखो बेटा ये कुछ एनसीईआरटी रिएक्शंस हैं, इन्हें याद करना है और बहुत अच्छे से पूछते हैं बेटा। देखो अपने पास है क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या है बेटा, अगर हम उसमें 3Cl2 डाले और लाइट की प्रेजेंस में, आपको पता है कि सर ये तो sp2 कार्बन की होती है, sp3 कार्बन की होती है, लेकिन बेटा 500 केल्विन टेम्परेचर और लाइट डाल के, मतलब होता है ना हाई कंसेंट्रेशन पे कराएं, तो जितने H और Cl है सब हट के क्या बन जाते हैं, ये बन जाता है। तो देखो पहले तो बेंजीन ही खत्म होगी, साइक्लोहेक्सेन बना है। क्या बना है, एक तरह से इसका क्या बना, साइक्लोहेक्सेन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगी और सारी पोजीशन पे क्या आ गया, Cl। क्या आ गया, Cl। पर इसका नाम देखो, कॉमन नेम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बच्चों को क्या लगता है, बेंजीन होगा उस पर 6 कार्बन लगे होंगे, जबकि ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है बेटा, और इसका नाम है BHC। क्या है बेटा, इसी का दूसरा नाम है गामा हेक्सेन। क्या नाम है, ये मतलब बैक्टीरिया बैक्टीरिया मारने का काम आती है, जो लक्ष्मण रेखा खींचते हो ना, वही काम करती है। मतलब इसको यूज नहीं कर, ये क्या बेटा, बायोडिग्रेडेबल है, टाइम के साथ खत्म हो जाता है, ठीक है। जबकि वो यूज करते हो तुम, लक्ष्मण रेखा में जो आता है DDT, उसका क्या है बेटा, ये उसकी जगह यूज करने लगे, ये खत्म हो जाता है टाइम के साथ, क्या हो जाता है, खत्म। आगे समझ में, ये पूछते हैं बेटा ना। एक और है 6Cl2 एनहाइड्रिक AlCl3। अब की बार भी 6 Cl जुड़े हैं, जबकि अब की बार बेंजीन पे जुड़े हैं। किस पे जुड़े हैं, इसका नाम है हेक्साक्लोराइड बेंजीन। क्या नाम है, सर मरवा दिया, दोनों का नाम सेम सा है, ध्यान से समझो। हेक्साक्लोराइड बेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन पहले लिखे तो झूठा है, क्या है, और आगे समझ में, और ये हेक्साक्लोराइड बेंजीन है। दोनों का डिफरेंस समझना बेटा। इसका फॉर्मूला C6Cl6 और उसका फॉर्मूला देखना बेटा क्या है, C6H6Cl6। आई बात समझ में, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब देखो ये रिएक्शन हुई है फ्री रेडिकल से, किससे हुई है, तो BHC बनता है फ्री रेडिकल से, और बेंजीन है, हेक्साबेंजीन क्लोराइड किससे बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से। एक Cl आया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते हैं ना उससे। ये दोनों एनसीईआरटी रिएक्शन है, तो आपको पता होनी चाहिए बेटा। कल अपन पढ़ेंगे इसके MS1 सोल्व करेंगे, ठीक है, लेके आना MS1। चलो जी।